नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और जस्ट आगे 10 से 15 दिन में जो आपका हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट और जीआरएफ का पेपर होने जा रहा है उसी की बात करेंगे दोस्तों, कि इस 10 दिन में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में पास कर जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अंत में कमेंट करना और लाइक कर देना, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को अंत में सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आखिर हम कौन सी रणनीति अपनाएं इन 10 से 15 दिनों में जो हम 100% कह सके कि एग्जाम को पास कर जाए। सबसे पहले हमें जानना होगा दोस्तों, सवाल किस तरह के यूजीसी नेट और जीआरएफ के एग्जाम में हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने जो अध्ययन किया और पिछले 10 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, और मैं खुद 3 सब्जेक्ट से जीआरएफ भी हूँ, हिस्ट्री से भी, हिंदी से भी और बुद्धिज्म से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो आपको बताऊंगा जरूर आपको फायदा होगा। तो अगले 10 से 15 मिनट आप जरूर पूरी वीडियो को देखना। आप जरूर 10 से 15 क्वेश्चन लीड ले सकते हो, तो ये आप पे निर्भर करता है। दोस्तों, जो हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि पूरे हिंदी साहित्य से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 7-8 प्रकार के सवाल हैं, और उस सवाल को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं आज उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि जो पहला सेक्शन सवाल में आता है वह सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह का ऐसा सवाल आपको मिलेगा कि जो डायरेक्ट पूछ लिया है, किसी रचनाकार की रचना पूछ लिया डायरेक्ट, या किसी के विषय में डायरेक्ट पूछ लिया। मान लिया पूछ लिया मैं प्रबंध चिंतामणि की रचना, प्रबंध चिंतामणि लिखा किसने है, मेरुतुंग की रचना है, या कुमारपाल प्रतिबोध क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। इसमें आपको, अगर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य याद है तो डायरेक्ट वाले सवाल आसानी से बन जाते हैं। और चूंकि आप एक बार संपूर्ण साहित्य को जो मैंने पढ़ाया है डायरेक्ट बनाने के लिए उसके कोडिंग को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर कोडिंग आपको याद है तो डायरेक्ट वाले एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। तो एक बार संक्षेप में देख जाइएगा, और डायरेक्ट वाले सवाल को इस अनुसार भी हमें देखना है, रिवीजन उसी को करना है जो आपको याद नहीं है। जिसमें कंफ्यूजन है वैसे सवालों को आप बार बार देखिए। अगर हम बार बार देखेंगे जो हमें याद नहीं है तो उस वैसे सवालों को हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हम कि हमारे जो नीट का सिलेबस है उसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक का सिलेबस अलग से लगा हुआ है दोस्तों। तो हम संपूर्ण उपन्यास को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उपन्यास है जो हजार पेज के हैं, जैसे गोदान हो गया, मैला आंचल हो गया, राग दरबारी हो गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे उपन्यास को पढ़िए। उपन्यास हो गया, इसी तरह कहानी 15-20 लगा हुआ है, निबंध लगा हुआ है, आलोचना लगा हुआ है, अलग से जो लगा हुआ है। दोस्तों, हमने जो पिछले 10 साल में अध्ययन किया है और पिछले 3-4 सालों से जो सिलेबस बदला है उसमें हमने देखा है कि जितने भी उपन्यास, कहानी, निबंध या आलोचना के जो अलग से सिलेबस लगे हुए हैं उनका मूल विषय पता होना चाहिए। जैसे गोदान है, उनका मूल विषय क्या है, उनके कथानक क्या है, उस उपन्यास के लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था। इसी तरह कहानी, मूल कहानी का विषय क्या है, किस परिस्थिति में कहानी लिखी गई है, उनका थॉट क्या है, कुछ स्टेटमेंट क्या है, उसके पात्र क्या है, पात्र से भी एक सवाल पूछे जाते हैं, और कहानी के विषय से भी पूछे जाते हैं। निबंध का विषय, जिसे आपसे पूछ लेगा तिब्बत यात्रा के यात्रा विवरण में पूछ लेगा तिब्बत यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, या पिछले बार पूछा था जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में के विषय में क्या सही नहीं है। तो ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो मतलब उस उपन्यास के बारे में 4 बातें बताई रहेगी
फिर नीचे आपसे पूछा जाएगा 1 सही, 2 सही, 3 सही या 4 सही। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे यात्रा विवरण हो, संस्मरण हो, जीवनी हो, जो हमारे अलग से सिलेबस में लगा हुआ है, उनका मूल विषय हमें पता होना चाहिए। उनके पात्रों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं उन्हें सब पता है, हमने सब पर डिस्कशन कराया है, एक एक चीज पर चर्चा कराया है, तो उसको रिवीजन कर लेना है। तो ये सेक्शन के सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे आसानी से बच जाएंगे। अब तीसरी तरफ आते हैं क्रम वाले सवाल। दोस्तों क्रम वाले सवाल 5 से 10 पूछे जाते हैं और कभी कभी हमें क्रम वाले सवाल बड़े परेशान करते हैं। जैसे मान लिया नागार्जुन के काव्य संग्रह का क्रम दे दिया, कभी जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह का क्रम दे दिया, कभी आपको दिनकर के काव्य का क्रम दे दिया। तो अगर एक ही रचनाकार का क्रम दिया तो आपको कोडिंग याद रखना है और वो कोडिंग के अनुसार आपको ऐसे क्रम वाले सवाल जो है आसानी से बन जाएंगे, जो भी क्रम वाले पूछे जाएंगे। नहीं तो क्रम वाले सवाल को अब रटना नहीं है, आप 10 ईयर उठाना और पिछले 5 सालों में जो क्रम वाले सवाल पूछे गए हैं उसी को रिवीजन करके चले जाना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्रम वाले सवाल आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ये मैं एकदम 10 साल के एक्सपीरियंस वाली बात करता हूं। दूसरी बात, जो सवाल आता है मिलाने वाला, दोस्तों मिलाने वाला सवाल बहुत आसान होता है। जैसे कि एक साइड ए दे दिया, दूसरा बी दे दिया, अब एक मतलब कोई बात कह दी या सामने दे दिया। मिलाने वाले सवाल में अगर 1 2 भी आपको आता है तो सवाल बन जाएगा। तो इसमें एक देख लेना है, मिलाने वाले में प्राय गलत नहीं होगा। जैसे कि मान लिया यहां आपको दे दिया प्रेमचंद्र का गोदान, तो हमें देखना है कि गोदान किसने लिखा। तो यहां दे दिया है, मान लिया प्रेमचंद्र है। अब मान लिया गोदान प्रेमचंद्र है तो ऑप्शन जब आएगा ए बी सी डी, मान लिया ऑप्शन है, पहले में दे दिया क ख ग, कुछ भी दे सकता है। तो हमें यहां पे देख लेना है कि गोदान किस किस में है और इसी तरह मिला के आगे बढ़ जाना है। मान लिया कि 1 2 3 4 या कोई भी क्रम देगा तो जो आपसे मिल रहा है उसको देखना है और नीचे मिला करके टेस्ट कर लेना है। तो 2 अगर आपने टेस्ट किया तो समानतः ये मिलाने वाले सवाल बन जाते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना है कि ये इस सेक्शन का सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी होता है और हमें ध्यान रख के बनाना है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, स्थापना और तर्क वाले सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना और तर्क वाले सवाल जो है प्राय 10 पूछे जाते हैं। आखिर इन सवालों को बनाया कैसे? ये तो नियम है कि जो बच्चे संपूर्ण साहित्य को पढ़े हो उससे आसानी से स्थापना और तर्क के सवाल बन जाएंगे। दूसरी बात, स्थापना और तर्क जो पिछले 10 सालों में 5 सालों में पूछा गया है उसे जरूर देख के जाइएगा। और हमने दिसंबर 2020-21 तक के स्थापना और तर्क के सवाल किस तरह बनाए जाते हैं उसका हमने वीडियो बना के आपके ही ग्रुप में हमने डाल दिया है। तो जब भी मौका मिले कम से कम 2-4 साल का वीडियो जरूर देख जाइए कि हम स्थापना और तर्क के सवाल को बनाएंगे कैसे, क्योंकि अभी इतने टाइम नहीं है कि मैं आपको फिर से बताना शुरू कर दूं। हमने पहले ही ग्रुप में स्थापना और तर्क के जो सवाल पूछे जाते हैं उनका एक बार वीडियो देख लीजिए। और वीडियो में जिस स्टाइल में हमने कहा है कि कहाँ नहीं है तो सवाल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, स्थापना और तर्क के सवाल को हमें अलर्ट होके बनाना है, क्योंकि हमें यह देखना है कहाँ नहीं दिया गया है, कहाँ है दिया गया है, किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो वो स्थापना और तर्क के जब आप वीडियो देखेंगे तो वो सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। तो उन चीजों को आप नोट्स से देख लेना, वीडियो से देख लेना और उसको एक बार तैयार कर लेना। टाइम कम है तो कम से कम 1-2 साल के स्थापना और तर्क को जरूर आप सब देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन में जो सवाल पूछे जाते हैं 10 साल में आप देखेंगे तो वह काव्य लाइन से सवाल उठाते हैं। जैसे
पिछले साल पूछ लिया, मैं तो कूता राम का मुतिया मेरे नाव, गले राम की जेबरी तित खींचे, जित खींचे तित जाओ, कबीर का लाइन है। या फिर ऐसे ही जो है, अखिया हरि दर्शन को फुकी, या ऐसे ही बहुत सारे जो इजी पूछे जाते हैं, जो काव्य लाइन बहुत इजी पूछा जाता है, वो काव्य लाइन या कबीर का दे देगा, या सूर का दे देगा, या तुलसी का दे देगा। तो काव्य लाइन सेक्शन हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, हमने काव्य लाइन का सेक्शन आपको भेजा भी है। तो वहां से जो खास करके काव्य लाइन ध्यान रखना, पूरा काव्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो शुरुआत का स्टेप से है, उस काव्य का विषय क्या है, शुरुआती कुछ काव्य लाइन क्या है, उनके अर्थ को आपको समझ के जाना है। प्राय ऐसे सवाल पूछ लेता है कि काव्य लाइन दे देगा और उसमें भी कह देगा 1 2 3 4 उनके बारे में बताएगा, फिर पूछेगा 1 सही, 2 सही, 3 सही या 4 सही। तो ऐसे सवालों को, काव्य लाइन को हमें रिवीजन करके जाना है। तो ये सेक्शन भी हमारा तैयार हो गया। चौथा सवाल, नेक्स्ट प्रकार का जो सवाल है दोस्तों, वो पूछ लेता है संबंध में। जैसे पिछले साल पूछा चतुर्भुज दास के संबंध में क्या सही है। अब ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको देंगे 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन में चतुर्भुज दास के बारे में बताएंगे। उसके बाद ऑप्शन देंगे कि 1 2 3 सही, या 2 3 4 सही, या 1 4 सही, या डी दे सकता है ऑल सही। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए उस कैरेक्टर के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो फेमस कैरेक्टर को लेते हैं, तो हमें फेमस कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही इसी में पूछ लेता है, कभी पूछ लेगा अनुशासनबद्ध काव्य धारा के बारे में क्या सही नहीं है या क्या सही है, या रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है। ये सब बड़े ही डिस्क्रिप्शन वे में हमने पढ़ाया है। या आपसे पूछ लेगा कि सूफी काव्य धारा के बारे में क्या सही है या नहीं है, या बार बार सवाल पूछा जाता है स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो आपने पढ़ा है स्वच्छंदतावाद को कि द्विवेदी युग में जो है, एक तरफ अनुशासनवादी काव्य धारा चल रही थी, दूसरी तरफ जो है स्वच्छंदतावादी काव्य धारा चल रही थी। दोनों की क्या विशेषताएं हैं, वैसे हमने संपूर्ण साहित्य की विशेषताओं को आपको बताया। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए उनकी विशेषता हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, सबको हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया है। चाहे वो भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नवगीत हो, षटोत्तरी कविता हो, इन सबकी विशेषता हमने बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन में इन सबकी विशेषता देख जाइए कि इनका विषय क्या है। जैसे मान लिया स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है, रीति मुक्त काव्य धारा से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता क्या है। घननंद के बारे में पूछ लेता है, तो हमें देख लेना है घननंद की विशेषताएं क्या है। घननंद रीति मुक्त कवि थे, तो उनमें क्या क्या स्वाभाविक चीजें पाई जाती थी, उनको हमें देख लेना है। तो जो हिंदी साहित्य में फेमस कैरेक्टर है, उनके बारे में हमें कुछ न कुछ पता होना जरूरी है। ये सब काम कर लेंगे। अंतिम जो पूछा जाता है एक गद्यांश दे देगा। 5 क्वेश्चन इसमें होता है, गद्यांश दे देगा। गद्यांश 1 पेज का होता है, इसे पढ़ के 1 2 3 4 5 सवाल बनाने होते हैं। तो दोस्तों गद्यांश को कैसे बनाएं? प्राय गद्यांश में लोग 3 से ज्यादा नहीं बना पाते हैं, लेकिन इनका तरीका है। लोग क्या करते हैं, या सामान्य स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नहीं, ये गलत है। पहले सरसरी निगाह से 5 क्वेश्चन आप देख जाइए, या पहला क्वेश्चन आप देख जाइए कि पहला क्वेश्चन क्या है, तब जाके आप गद्यांश पढ़िए। तो आपको क्या होगा, दिमाग में पहला क्वेश्चन रहेगा, उसी के अनुसार आप गद्यांश पढ़ेंगे। नहीं तो गद्यांश पढ़ेंगे फिर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर गद्यांश पे आप जाएंगे, आपका टाइम बहुत निकल जाएगा। कोशिश कीजिए कि गद्यांश के पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर हम गद्यांश पे आए, तो हम हिंदी साहित्य में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एक बात मैं आप सबको और कहना चाहूंगा दोस्तों, एग्जाम में पास करने वाले कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका पूरा सिलेबस खत्म हुआ हो, हर चीज पे पकड़ हो। मायने ये रखता है कि आप 3 घंटे कितने शांत मन से पेपर देते हो, 3 घंटे कितने कुल रहते हो,
और मेरा विश्वास मानिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अदर स्टूडेंट का तो मुझे पता नहीं उनका लेवल क्या है, आप सबका लेवल जीआरएफ का है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने का है। अगर आप सबने 3 घंटा शांत मन से सवाल को बनाया, चाहे वो सवाल किसी भी तरह का हो, चाहे वो कितने भी टफ हो या कितने भी इजी हो, तो जीआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस गलती मत करना कि कॉन्फिडेंस लूज मत करना एग्जाम में, या ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। हर क्वेश्चन के बारीकी को समझ के हमें बनाना है, वन टाइम घड़ी देखते हुए, ना तो हम बहुत पहले बना के बैठ जाएं, ना बहुत बाद, अकॉर्डिंग टू टाइम। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन पेपर है, तो ऑनलाइन पेपर में हमें मैनेजमेंट भी करना बहुत जरूरी होता है, तो उन मैनेजमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है। तभी हम हिंदी साहित्य एक लीडिंग पेपर होता है, बार बार मैं बताता हूं कि आप हिंदी साहित्य में अगर अच्छे स्कोर कर लेंगे, फर्स्ट पेपर में थोड़ा कम भी होगा, कोशिश करना है। फर्स्ट पेपर का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है उस पर हम चर्चा करेंगे। 1-2 पॉइंट, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 1-2 पॉइंट और हम सबको ध्यान रखना है कि अब हमें उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है जो आपके दिमाग में नहीं है और जो आपको याद नहीं है, उन्हीं चीज को फटाफट हमें रिवीजन कराना है। एक बार जरूर पिछले 5 सालों में पूछे गए सवाल के पैटर्न को देख जाइए, कम से कम पिछले 2 साल के पैटर्न को जरूर देख जाइए कि किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और उसी तरह से हमें एक्शन में रहना है। अगर हम एक्शन में रह गए 3 घंटे, तो फिर जीआरएफ कोई नहीं रोक सकता है। नेट तो सबका होता है, होगा सबका नेट, लेकिन हमें लेना है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये होगा जरूर। और कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। और भी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं। और अगर नए बच्चे भी जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। आप जरूर पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। और हमारा फिर से पेपर के बाद नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो जो नए बच्चे देख रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, वो जरूर 8 से 10 क्लास लें और हमारे पढ़ाने की रणनीति को समझें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।